नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 15 मई 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, डीजीसीआई ने किसके द्वारा विकसित एक एंटी कोविड ड्रग 2DG को मंजूरी दी है? द डीजीसीआई हैज अप्रूव्ड एन एंटी कोविड ड्रग 2DG डेवलप्ड बाय, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO। इस एंटी कोविड ड्रग को इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस द्वारा विकसित किया गया है, जो DRDO की एक प्रमुख प्रयोगशाला है। इस दवा को कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर रोगियों के लिए एक आपातकालीन समय में सहायक चिकित्सा थेरेपी के रूप में प्रयोग की जा सकेगी। तो 2DG का फुल फॉर्म है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। यह ड्रग वायरस संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाता है और वायरल संश्लेषण तथा ऊर्जा उत्पादन को रोककर वायरस के विकास को रोकता है और उसे निष्क्रिय कर देता है। कोविड-19 से संक्रमित कई रोगियों में ब्लैक फंगस रोग का खतरा बढ़ता जा रहा है। यह बीमारी किस फफूंद के कारण होता है? द रिस्क ऑफ ब्लैक फंगस डिजीज इज गेटिंग इंक्रीज्ड इन मेनी पेशेंट्स इन्फेक्टेड विद कोविड-19। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय विच मोल्ड्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, म्यूकरमाइसिटिस। ये कवक आमतौर पर हमारे पर्यावरण में मिट्टी में पाए जाते हैं। ज़्यादातर सड़े हुए पत्ते, खाद या जमा हुआ कार्बनिक पदार्थ जो जमीन पर पड़े रहते हैं उसमें पाई जाती है। तो ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है। इसीलिए ये मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या वे ऐसी दवाओं का सेवन करते हैं जो कीटाणुओं और बीमारियों से लड़ने की शरीर की क्षमता को कम करती है। ये फंगल इन्फेक्शन आमतौर पर साइनस, मस्तिष्क या फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है और इसीलिए कोविड-19 से पीड़ित या रिकवर हो रहे लोग आसानी से इसकी चपेट में आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि यह आँख को बाहर से प्रभावित करने वाली बीमारी है। इसमें बाहर से आँख खराब होना शुरू होता है, यानी नाक के रास्ते ये फंगस प्रवेश करता है और आँखों के रास्ते होते हुए यह मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम वन द इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021 टाइटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मैनचेस्टर सिटी। यह कुल मिला के 5वां खिताब है मैनचेस्टर सिटी का। सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट जो इंग्लिश प्रीमियर लीग का जीता है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता है 13 बार, और सेकेंड नंबर पे मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी है जिसने 5 बार ये ट्रॉफी जीती है। हाल ही में किस देश का एक रॉकेट हिंद महासागर में आकर गिरा है? रिसेंटली ए रॉकेट ऑफ विच कंट्री हैज़ फॉलन इन द इंडियन ओशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चीन का। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कुछ दिन पहले चीन के जिस लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के धरती से टकराने की चेतावनी दी थी वह आखिरकार हिंद महासागर में आकर गिर ही गया। 2021 035B नाम का यह रॉकेट 100 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा था। वायुमंडल में दाखिल होने पर इसका एक बड़ा हिस्सा जल गया और बाकी पानी में जा गिरा। चीनी मीडिया के अनुसार यह भारत के दक्षिण पूर्व में मालदीव के आसपास, ये देखिए मैप आप, ये हमारा प्यारा देश भारत, ये श्रीलंका है और यहाँ मालदीव है। मालदीव के पास में यही लोकेशन पे पानी में गिरा है हिंद महासागर में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये बने हैं रमेश पोवार। इसकी घोषणा BCCI ने की और इस पोस्ट के लिए बोर्ड को 35 आवेदन मिले थे। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के 3 सदस्य सुलक्षणा नायक, मदन लाल और RP सिंह ने आवेदन देने वाले सभी लोगों का इंटरव्यू किया और अंत में रमेश पोवार के नाम पर मुहर लगाई। पोवार किसके स्थान पर बने हैं? WV रमन। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी UNOCHA में नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एट द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स UNOCHA? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये बने हैं मार्टिन ग्रिफिथ्स। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने यूके के मार्टिन ग्रिफिथ्स को
5 साल की अवधि के लिए मानवीय मामलों के कार्यालय के लिए अवर सचिव यानी अंडर सेक्रेटरी जनरल और मानवीय मामलों के समन्वय के लिए आपातकालीन राहत समन्वयक यानी इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। ये किनका स्थान लेंगे? ये मार्क लोकॉक का स्थान लेंगे, जिन्होंने 4 साल तक इस पद पर कार्य किया है। दोस्तों 67वीं यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जरूरी साल भर के करंट अफेयर्स को यानी नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को आप मात्र 15 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स पीडीएफ से। और ये काफ़ी ऑथेंटिक है। देखिए कैसे। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एमसीक्यू जारी होता है। इसमें कुल 50 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 48 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। तो हर एक पीडीएफ में आपको लगभग 6 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज पूरे साल भर के रिवाइज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में जारी होता है पीडीएफ केवल। ये इसका वीडियो जारी नहीं होता है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्सन का। इसमें आपको 12 महीने का 12 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ में आपको 25 मिनट का समय लगेगा, यानी कुल समय लग गया इसमें भी 5 घंटे। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स आपको मंथली पीडीएफ मिलेगा, 14 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ और साथ साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का। तो 22 मिनट लगेगा लगभग एक पीडीएफ में। तो इस प्रकार से इसमें भी लगभग 5 घंटे का समय लगेगा, यानी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वीकली वाला इसमें 5 घंटे, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स इसमें भी 5 घंटे और बिहार मंथली करंट अफेयर्स इसमें भी आपको 5 घंटे का वक्त लगेगा। कितना ऑथेंटिक है ये, इससे आप देख सकते हैं कि 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स में वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए हैं। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न आए हैं 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न आए हैं। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न हमारे एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स के पीडीएफ से टैली हुए हैं 40 में से, यानी 90% स्ट्राइक रेट रहा है इस बार। दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए आपको मात्र 600 रुपीज़ का एक बार वन टाइम पेमेंट करना है, और आपको सारे पीडीएफ वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स और बिहार मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से पेमेंट करना है? बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान में रखिएगा प्रियंका में। और आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर दोनों दिया गया है। पेटीएम, फ़ोनपे या यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो नंबर दिया गया है 7366005556। गूगल पे से भी पे कर सकते हैं, सेमी नंबर है, निशा रानी के नाम से अकाउंट रहेगा गूगल पे। आपको करना क्या है? ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर, सेमी नंबर है 7366005556 पे भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा। यदि आपको टेलीग्राम पे ये नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सअप सेमी नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएगा। जलीय खाद्य प्रणालियों के लिए समग्र पोषण संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने के लिए किस भारतीय मूल की पोषण विशेषज्ञ को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 हेतु चुना गया है? Which Indian origin nutritionist has been selected for the World Food Prize 2021 for developing a holistic, nutrition-sensitive approach to aquatic food systems? The right answer is option number D, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलसेट। इसमें $2.5 लाख के नगद पुरस्कार के अलावा पुरस्कार विजेता को प्रसिद्ध कलाकार और डिजाइनर शाउल बास द्वारा डिजाइन की गई एक मूर्ति प्रदान की जाती है। यह इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एशियाई विरासत की पहली महिला बनी है। त्रिनिदाद एंड टोबैको और डेनमार्क की दोहरी नागरिक डॉक्टर थिलसेट द्वारा बांग्लादेश में छोटी देशी मछली प्रजातियों पर किए गए शोध ने खेतों से लेकर खाद्य प्रसंस्करण और अंतिम उपभोक्ताओं तक सभी स्तर पर जलीय खाद्य प्रणालियों के लिए पोषण संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास किया, जिसके परिणाम स्वरूप एशिया और अफ्रीका के लाखों संवेदनशील लोगों को बेहतर आहार प्राप्त हो सका। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये बने हैं पद्म कुमार माधवन नायर। वर्तमान में ये एसबीआई में कार्यरत हैं। भारतीय बैंक संघ, वित्त मंत्रालय और आरबीआई के परामर्श से एनएआरसीएल के गठन की अगुवाई कर रहा है। 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक की मूल बकाया राशि वाली दबावग्रस्त परिसंपत्तियों, जिनका समग्र मूल्य तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपये है,
NARCL को हस्तांतरित किए जाने की उम्मीद है। अर्ध खानाबदोश जनजाति हक्की पिक्की जो चर्चा में है मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? सेमी नोमैडिक ट्राइब हक्की पिक्की विच इज इन द न्यूज मेनली रिजाइड्स इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। यह कर्नाटक की एक अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब है। हक्की पिक्की आदिवासी समुदायों का एक समृद्ध इतिहास है। इसका पैतृक संबंध महाराणा प्रताप सिंह के साथ होने का दावा किया जाता है। हक्की पिक्की एक क्षत्रिय या योद्धा आदिवासी समुदाय है जिन्हें मुगलों से पराजित होने के बाद दक्षिण भारत में पलायन करना पड़ा। हक्की पिक्की का मूल अर्थ देखेंगे आप, यह है पक्षी पकड़ने वाले यानी बर्ड कैचर। न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में देखा गया है कि कर्नाटक में इस जनजाति के कई लोग कोविड-19 से बच गए हैं। हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? दाहला डैम विच इज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये है अफगानिस्तान में। दाहला बांध को अर्गानदाब बांध के रूप में भी जाना जाता है। यह अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के शाहवाली कोट जिले में स्थित है। यह बांध अर्गानदाब नदी पर निर्मित है, इसीलिए इसका नाम अर्गानदाब बांध के रूप में भी लिया जाता है। न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान के इस दूसरे सबसे बड़े बांध पर कब्जा कर लिया है। इस बांध का निर्माण 1952 में USA द्वारा किया गया था। ID Art नाम से एक मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च की गई है? अ मोबाइल ऐप नेम्ड ID Art हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंटरपोल। हाल ही में कुछ वर्षों में ऐसी तमाम सशस्त्र संघर्ष और संगठित लूटपाट की घटनाएं दर्ज की गई है जिनके कारण विभिन्न देशों की सांस्कृतिक विरासतें गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल द्वारा जारी यह ऐप पुलिस अधिकारियों, सांस्कृतिक विरासत पेशेवरों और आम जनमानस को सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में क्षमता बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है। विरासत स्थलों की स्थिति के प्रलेखन के अलावा यह ऐप भौगोलिक स्थिति को रिकॉर्ड करने की भी क्षमता प्रदान करता है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से अब तक इटली और नीदरलैंड में कुल 4 कलाकृतियों को बरामद किया जा चुका है। सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन किस देश में विकसित की गई है? सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चीन। इस वैक्सीन का उत्पादन बीजिंग बायो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है जो कि चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है। न्यूज़ में क्यों है? WHO ने चीन में निर्मित इस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग यानी इमरजेंसी यूज के लिए सूचीबद्ध किया है। यह WHO का समर्थन प्राप्त करने वाली पहली गैर पश्चिमी वैक्सीन है और इसका प्रयोग कोवैक्स कार्यक्रम के लिए किया जाएगा जिसके तहत निम्न और मध्य आय वाले देशों में टीकों की आपूर्ति की जाती है। और यह जो वैक्सीन है WHO के अनुसार 79% तक प्रभावी है। ध्यान में रखिएगा कि भारत की जो एक वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसे अभी तक WHO ने इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल नहीं दी है, हालांकि भारत में इसे इमरजेंसी यूज में इस्तेमाल किया जा रहा है। मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू कन्फर मनोज दास इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी साहित्य में रचनात्मक योगदान देने वाले उड़ीसा के साहित्यकारों को प्रदान किया जाएगा। इसके तहत पुरस्कार के तौर पर 10 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। उड़ीसा के प्रख्यात शिक्षाविद और जाने माने द्विभाषी साहित्यकार मनोज दास का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1934 में उड़ीसा में जन्मे मनोज दास ने उड़िया और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं की थी। इसके लिए इन्हें 2001 में पद्मश्री और 2020 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2021 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्सेस डे 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नर्सेस अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। यानी इसे हिंदी में कहें, नर्सें नेतृत्व के लिए एक आवाज़, भविष्य की स्वास्थ्य देखभाल। इस दिवस को सर्वप्रथम 1965 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा मनाया गया था, लेकिन 1974 से यह दिवस 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाने लगा। यह एक ब्रिटिश नागरिक थी जिन्हें युद्ध में
घायल व बीमार सैनिकों की सेवा के लिए जाना जाता है। संपूर्ण विश्व जब कोविड-19 महामारी का सामना कर रही है तो ऐसे में नर्सों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जोस जे कट्टूर। कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले जोस जे कट्टूर कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में रिजर्व बैंक के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। कार्यकारी निदेशक के रूप में जोस कट्टूर मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, कॉरपोरेट रणनीति तथा बजट विभाग और राजभाषा विभाग का नेतृत्व करेंगे। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल। ये स्पेन के दुनिया के तीसरे नंबर के टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्हें 6 मई को स्पेन के सेविले से आयोजित आभासी पुरस्कार समारोह में यह पुरस्कार दिया गया है। यह नडाल के लिए दूसरा खिताब है, जिन्होंने 2011 में भी यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नाओमी ओसाका। जापान से ये वर्ल्ड नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी हैं। कुछ और अन्य पुरस्कार देख लीजिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है बिली जीन किंग को। एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर मिला है लुइस हैमिल्टन को। और स्पोर्टिंग इंस्पिरेशनल अवार्ड मिला है मोहम्मद सलाह को। भारतीय सेना को महिला सैनिकों का पहला बैच मिल गया है। इन 83 महिलाओं को किस शहर के कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में प्रशिक्षण दिया गया है? इंडियन आर्मी हैज़ गॉट इट्स फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन सोल्जर्स। These 83 women have been trained in the corps of military police in which city? The right answer is option number C, बेंगलुरु। महिला सैनिकों के पहले बैच की ट्रेनिंग 6 जनवरी 2020 को शुरू हुई थी। महिला दस्ते ने कुल 61 वीक्स तक कड़ी मेहनत की है और ट्रेनिंग प्राप्त की है। पहले 83 हफ्तों की बुनियादी मिलिट्री ट्रेनिंग और फिर आधुनिक मिलिट्री पुलिस की ट्रेनिंग दी गई है। सेना में वैसे देखेंगे महिला अधिकारियों की भर्ती 1992 से शुरू हुई थी। तब महिला सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत ही चुनिंदा विंग और ब्रांच में कार्य कर सकती थी और इसके कारण वे सिर्फ लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर ही पहुंच सकती थी। 2017 में महिलाओं को जवान रैंक पर भर्ती करने का फैसला लिया गया था और 2019 में महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने का घोषणा किया गया था। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे ज़्यादा बार पहुंचने का रिकॉर्ड किस पर्वतारोही ने बनाया है? विच माउंटेनियर हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ रीचिंग द टॉप ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कामी रीता शेरपा। नेपाल के इस 51 वर्षीय पुरुष पर्वतारोही ने 7 मई को 25वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड जो इन्होंने 2019 में 24वीं बार हासिल किया था उसको तोड़ दिया है। सबसे पहले ये 1994 में इस चोटी पर पहुंचे थे। हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? द सेकंड यूनियन टेरिटरी टू अचीव द टारगेट ऑफ हर घर जल इज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी। जल शक्ति मंत्रालय ने 10 मई को इसकी घोषणा की। पुडुचेरी के सभी 1,16,000 ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन से जल की आपूर्ति दे दी गई है। ध्यान में रखिएगा कि पहला स्टेट जो बना था 100% टैप वाटर को प्रोवाइड करने वाला वो था गोवा और यूनियन टेरिटरी में देखेंगे तो पहला था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और एक और राज्य ने भी ये हासिल किया है, तेलंगाना ने। 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों के 100% कवरेज की केंद्र सरकार की यह योजना है। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे एट द न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनुपम खेर। प्रसाद कदम द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अनुपम के साथ आना कुमार लीड रोल में थीं। अनुपम खेर और आना कुमार इससे पहले फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में भी साथ नजर आए थे। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी काम किया है। 2002 में गोल्डन ग्लोब नॉमिनेटेड
बैंडिट लाइक बेकम और डेविड ओ रसेल की 2013 में ऑस्कर विजेता सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक में भी अभिनय कर चुके हैं। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डेवलप एन ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये बना है असम। 8 मई को असम के मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ ने असम राज्य में एक डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली यानी फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम FIRMS, जो कि एक डिजिटल रियल टाइम बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है, जिसे असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। ध्यान में रखिएगा कि असम में हर साल 15 मई से लेकर 15 अक्टूबर तक अनिवार्य बाढ़ रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल होता है। ब्रह्मपुत्र नदी बहाव के साथ असम हर साल भयंकर बाढ़ और मिट्टी के अपरदन का शिकार होता है। प्रतिष्ठित शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्रेस्टिजियस शेख जायद बुक अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये बन गई हैं डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। अबू धाबी, जो कि UAE की राजधानी है, सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिए जाने वाला शेख जायद बुक पुरस्कार को अरबी दुनिया के नोबेल पुरस्कार के तौर पर जाना जाता है। मुंबई में जन्मी इस प्रोफेसर ने अपनी पुस्तक अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए यह सम्मान जीता है, जिसे वर्ष 2019 में लीडन के ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। डॉक्टर ताहिरा एक अमेरिकी नागरिक हैं जो भारत में प्रमुख कुतुबुद्दीन परिवार में पैदा हुई और दक्षिण मुंबई में बड़ी हुई हैं। डॉक्टर ताहिरा वर्तमान में शिकागो विश्वविद्यालय में NELC विभाग में अरबी साहित्य की प्रोफेसर है। अंतर्राष्ट्रीय व्हिटली अवार्ड 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? विच इंडियन हैज़ बीन कन्फर्ड विद द इंटरनेशनल व्हिटली अवार्ड 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नुक्लू फॉर्म। नागालैंड के लॉन्गलेग जिले के पर्यावरणविद नुक्लू फॉर्म को नागालैंड, जिसे फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, में प्रतिवर्ष आने वाले अमूर फाल्कन पक्षियों को स्थानीय शिकारियों से बचाने के लिए एक नए जैव विविधता शांति गलियारे की स्थापना हेतु किए गए प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाले ये शिकारी पक्षी दक्षिण पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन में प्रजनन करते हैं तथा लाखों की संख्या में मंगोलिया एवं साइबेरिया से भारत और हिंद महासागर क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण अफ्रीका तक प्रवास करते हैं। यह जो पुरस्कार है ब्रिटेन स्थित व्हिटली फंड फॉर नेचर नामक संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यही है यह पक्षी अमूर फाल्कन। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या कितनी हो गई है? अकॉर्डिंग टू द नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ चाइना, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ चाइना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1.411 अरब। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने आधिकारिक तौर पर चीन की नई आबादी के आंकड़े जारी किए। 7th नेशनल सेंसस 2020 चीन की आबादी 2019 की तुलना में 2020 में 0.5% बढ़कर 1,41,17,78,724 हो गई है। यह एक दशक पहले की गई पिछली जनगणना जो कि 2010 में हुई थी उससे 5.38% बढ़ा है, यानी 72 मिलियन और जनसंख्या जुड़ गया है। इस आंकड़े में हांगकांग, मकाओ और ताइवान की जनसंख्या शामिल नहीं है। किस देश ने सिमोर्ग नामक एक नए सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है जो देश का अब तक का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है? विच कंट्री हैज़ अनवेल्ड अ न्यू सुपर कंप्यूटर नेम्ड सिमोग विच इज कंट्रीज मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर एवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ईरान। इसे तेहरान के अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा घरेलू रूप से विकसित किया गया है। ईरान ने अपने सुपर कंप्यूटर का नाम एक पौराणिक फारसी पक्षी के नाम पर रखा है और इस कंप्यूटर में वर्तमान में 0.56 पेटा फ्लॉप की प्रदर्शन क्षमता मौजूद है, जिसे अगले 2 महीने में बढ़ाकर 1 पेटा फ्लॉप कर दिया जाएगा और इस सुपर कंप्यूटर के विकास के अगले चरण में से 10 पेटा फ्लॉप की क्षमता तक बढ़ाया जाएगा। भारतीय मूल की किस अमेरिकी राजनीतिज्ञ को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? विच इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर एडवाइजर टू US प्रेसिडेंट जो बाइडेन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नीरा टंडन।
नीरा वर्तमान में अमेरिका के प्रगतिशील थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस CAP की अध्यक्ष और CEO के रूप में कार्यरत हैं। नीरा इससे पूर्व अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानस सेवा विभाग में स्वास्थ्य सुधारों हेतु वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। वैसे इन्होंने अपने करियर की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल में व्हाइट हाउस में घरेलू नीति के लिए एक सहयोग निदेशक और अमेरिका की फर्स्ट लेडी की वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में की थी। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा और भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR द्वारा किस नाम से एक हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है? व्हाट इज द नेम ऑफ द हेल्पलाइन लॉन्च्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड एंड इमोशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन अफेक्टेड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, संवेदना। संवेदना का फुल फॉर्म क्या है? सेंसिडाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। यह टेली परामर्श सेवा है, टोल फ्री हेल्पलाइन है। नंबर जारी किया गया है 1800-121-2830। इस महामारी के दौरान बच्चों का तनाव, चिंता, भय और अन्य समस्याओं को दूर कर इनको मनोवैज्ञानिक सहायता करने के उद्देश्य से गठित की गई है। तो बच्चों को कुल 3 श्रेणियों में टेली परामर्श की सुविधा प्रदान की जाती है। पहला है जो बच्चे क्वारंटाइन, आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर में हैं। दूसरा, जिन बच्चों के माता पिता या परिवार के सदस्य या अन्य कोई करीबी जो कोविड-19 से संक्रमित है। और तीसरा है जिन बच्चों ने कोविड-19 महामारी की वजह से अपने माता पिता को खो दिया है। किस देश द्वारा निर्मित काशिन श्रेणी के विध्वंसक जहाज INS राजपूत को हाल ही में डीकमीशन किया गया है? INS राजपूत, द लीड शिप ऑफ द काशिन क्लास डिस्ट्रॉयर बिल्ट बाय विच कंट्री हैज बीन डीकमीशन्ड रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, रूस। रूस, जिसे तत्कालीन सोवियत संघ यानी USSR कहा जाता था, द्वारा निर्मित इस जहाज को 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था। INS राजपूत का निर्माण यूक्रेन में अपने मूल रूसी नाम नादेजनी के तहत किया गया था, जिसका अर्थ होता है आशा। इसने श्रीलंका में लिट्टे के विरुद्ध भारतीय शांति सेना अभियानों में, इसके अलावा इसने मालदीव तट पर 1988 में ऑपरेशन कैक्टस में भी हिस्सा लिया था। इसने भारतीय सेना को 41 वर्षों से अधिक समय तक सेवा प्रदान की है। इससे 21 मई को डीकमीशन किया गया। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो जानकारी आपको दी गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। अंतिम प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़े अशाखित पुष्पक्रम वाले पुष्पीय पौधे का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट विद द लार्जेस्ट अनब्रांच्ड इनफ्लोरेसेंस इन द वर्ल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B। इस फ्लावर का नाम है कॉस्ट फ्लावर। तस्वीर देखिए, यही है ये कॉस्ट फ्लावर। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में तकरीबन 10 वर्ष बाद कॉस्ट फ्लावर नामक दुर्लभ फूल खिला है। IUCN द्वारा 2018 में लुप्तप्राय पौधे के रूप में यह सूचीबद्ध है। यह अति दुर्लभ पौधा प्रत्येक 7 से 10 वर्ष में केवल एक बार खिलता है। यह मूलतः इंडोनेशिया में सुमात्रा के वर्षा वनों में पाया जाता है। लगभग 1 दशक में कॉस्ट फ्लावर 10 फीट तक लंबा हो सकता है। कभी कभी तो इसका वजन 100 किलोग्राम तक भी हो सकता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।